जो समय की कभी कदर नहीं करता है, समय भी उसकी कभी कदर नहीं करता है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। क्या आपको पता है कि फ्लिपकार्ट इंडियन ई कॉमर्स मार्केट का 31% ऑफ शेयर कैप्चर करता है। इनके पास आज 167 मिलियन से भी ज्यादा विजिटर्स इनके हर महीने इनके साइट को विजिट करते हैं। इनकी 2023 में नेटवर्थ इनका 2023 में $40 बिलियन का नेटवर्थ है। और इस फ्लिपकार्ट ने पूरे इंडियन ई कॉमर्स में अपने कंज्यूमर्स के साथ बहुत ही बड़ा ट्रस्ट लॉयल्टी इन्होंने बिल्ड करी है। हम आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट ग्रो हुआ, किस तरीके से फ्लिपकार्ट ने शुरुआत की और किस तरीके से फ्लिपकार्ट अपना बिजनेस एक्सपांड करता गया। और उसी के साथ आज की वीडियो में बहुत मजेदार बातें होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वैसे इस फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में दो दोस्तों द्वारा हुई थी। उन दोस्तों का नाम था, एक का नाम था सचिन, मिस्टर सचिन बंसल, और दूसरे का नाम था मिस्टर विनी बंसल। ये दोनों भी आईआईटीएन से, आईआईटी दिल्ली से इन्होंने अपना एजुकेशन पूर्ण कंप्लीट किया है। उसके बाद ये अमेजोन में काम कर रहे थे, वहां पर ये एम्प्लॉय थे। कुछ समय बाद इनके दिमाग में ऐसा आया, क्यों ना हम हमारी खुद की ई कॉमर्स कंपनी शुरू कर ले। तो इन्होंने अमेजोन को छोड़ दिया, वहां की नौकरी छोड़ दी और ये अपने गांव लौटे। गांव लौटने के बाद इन्होंने अपने सिटी में बुक्स बेचना शुरू किया। शुरुआती में ये अपने खुद के स्कूटर से जाते थे और जो भी कुछ बुक्स की किताबों की डिलीवरी थी वो घर घर जाकर वो डिलीवरी कर कर आते थे। शुरुआत में कोई मैन पावर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 4,000 की कैपिटल से इन्होंने बिजनेस को शुरू किया था। इनसे हमें बहुत एक चीज यहाँ पर सीखने को मिलेगी कि अगर आपको कोई चीज करनी हो तो उसके लिए आप देर मत कीजिए, उसके लिए आप किसी की राह मत देखिए। जितना भी कैपिटल आपके पास हो उससे आप बिजनेस शुरू किए करिए, आगे जाकर आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में ला सकते हो। ऐसे ही 5 स्टेप्स में हम आज आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले। कुछ 5 स्टेप्स में आपको बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहला पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई एक आपस में ही जो उलझे हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमी में इनका नियम भी है, इकोनॉमी में इनके ऊपर एक लॉ है कि जब भी किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाता है तब उसके उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है। जब भी डिमांड कम होता है और सप्लाई ज्यादा होता है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस घट जाती है, यानी लो हो जाती है। तो ये इकोनॉमी में एक रूल है, मैंने बताना चाहा आपको सिर्फ। लेकिन जैसा ही हमारा डिमांड बढ़ता है तो हमें उसके अनुसार अपनी सप्लाई चेन भी हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, हमारी सप्लाई हमें बढ़ाना होता है। तो फ्लिपकार्ट ने भी शुरुआत में ऐसा किया था। जब इन्होंने 4 लाख की कैपिटल से इन्होंने शुरुआत की थी, तो इनके पास ये दोनों ही थे। दो एम्प्लॉय क्या कर सकते थे, ये ज्यादा दूरी तक वो ऑर्डर सप्लाई नहीं कर पाते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने सिटी के आजू बाजू के सिटी में वो ऑर्डर सप्लाई कर पाते थे। तो इन्होंने अपना एम्प्लॉय रेट बढ़ाना चाहा। तो जैसे ही इनके प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ी, ये जो किताबें बेचते थे स्कूटर पर जा जाके डिलीवर जो करते थे, वो लोगों को पसंद आने लगा धीरे धीरे, और लोगों ने इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा दी। अभी जब इनकी डिमांड बढ़ गई तो इनको एम्प्लॉय भी बढ़ाना होगा, इनको सप्लाई भी बढ़ाना होगा। तो इन्होंने अपना सप्लाई बढ़ा दिया अपने डिमांड के अनुसार। और इन्होंने कुछ अपने साइट के ऊपर जैसे ही किताबें बेचते थे, तो किताबों के साथ ही इन्होंने फैशन स्टाइल बेचना शुरू किया। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल, वॉशिंग मशीन वगैरह ऐसे होम अप्लायंसेस हो गए, फैशन में, ब्यूटी में हो गए और ग्रोसरीज हो गई। ऐसा इन्होंने डिमांड के अनुसार मार्केट के बेचना शुरू किया। तो इनको वहां पर भी बहुत अच्छा और एकदम परफेक्ट इनको रिजल्ट मिला वहां पर। लेकिन हम जब भी किसी कंपनी को बड़ा होते देखते हैं तो उसके लिए जरूरत होती है फंडिंग की। कोई ना कोई इन्वेस्टर हमें चाहिए होता है जो हमारे कंपनी में आए और हमारे कंपनी में आके अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करे। और इन्वेस्टर्स ऐसे ही नहीं चले आते हैं, वो आपके बिजनेस की क्वालिटी देखते हैं, वो भी आपका बिजनेस का एनालिसिस करते हैं कि 10 साल बाद या 5 साल बाद ये बिजनेस किस लेवल पर होगा। फ्लिपकार्ट को भी इसी इन्वेस्टर्स ने एनालिटिक्स किया था। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कंपनी फंडिंग। इन्वेस्टर्स ने फ्लिपकार्ट को देखा था, तो इन्वेस्टर्स को लगा कि ये फ्लिपकार्ट आगे जाके कुछ बड़ा कर सकता है। तो इन्होंने चाहा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले 2000 सिर्फ और सिर्फ एक साल में ही 2007 में कंपनी शुरू हुई थी,
और 2008 में एसएल इंडिया ने इनके बिजनेस में 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। और 2010 में टाइगर ग्लोबल नाम की एक कंपनी है, तो उन्होंने 2010 में इस कंपनी में 10 मिलियन और 2011 में 20 मिलियन रुपीज की फंडिंग इस कंपनी को की थी। और उस फंडिंग के ऊपर इस कंपनी ने बहुत सारे वेयर हाउसेस खरीदे, अपनी डिलीवरी जो चेन थी, इनकी सप्लाई चेन थी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्होंने इम्प्रूव की, अपने डिलीवरी बॉयज इन्होंने बढ़ाए, वेयर हाउसेस नए खरीदे, वहां पर एम्प्लॉयज इन्होंने बहुत सारे रखे, और जो भी इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्रोडक्ट बेच रहे थे अभी वो इन्होंने इंक्रीज किया, और बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जाकर ये प्रोडक्ट बेचने लगे। टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी तक ये पहुंच गए थे। वॉलमार्ट एक अमेरिकन रिटेलर कंपनी है जो काफी सारे ब्रांड्स के ऊपर इन्वेस्ट भी करती है और इनको रिटेल भी करती है। तो इस वॉलमार्ट ने कुछ साल पहले ही फ्लिपकार्ट में से 80.5% के शेयर इन्होंने खरीद लिए थे, और आज इसके पास वो शेयर्स आज भी इनके पास है। लेकिन 2022 में इस कंपनी ने यानी फ्लिपकार्ट ने 2022 में फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, तो उस ईयर में इन्होंने उस फाइनेंशियल ईयर में $7.7 बिलियन का रिवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था। तीसरा पॉइंट है इसका बिजनेस मॉडल। हमें किसी भी बिजनेस को अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें उस बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होनी बहुत जरूरी है, जैसे कि वो बिजनेस किस टाइप में चलेगा। हमें अगर ई कॉमर्स की बात कर ले आज की वीडियो में, तो ई कॉमर्स अगर हम चलाते हैं तो वहां पर बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं, जैसे कि B2C, B2B, C2C, C2B, ऐसे कई सारे बिजनेस मॉडल्स ई कॉमर्स में है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो फिजिकल स्टोर है उनमें क्या सप्लाई चेन होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो अपना माल किसको बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना माल होलसेलर्स को बेचते हैं, होलसेलर्स अपना माल सप्लायर्स को बेचते हैं, सप्लायर्स अपना माल रिटेलर्स को बेचते हैं, और रिटेलर्स अपना माल कंज्यूमर्स तक बेचते हैं। तो इस पूरे चेन में एक प्रोडक्ट सफर होता रहता है। बड़ी लंबी चेन फिजिकल स्टोर में रहती है। हर एक बिजनेस के जो लॉजिस्टिक का खर्चा आता है इसके वजह से उनका मार्जिन कम होता है, और मार्जिन कम होता है तो ये प्रोडक्ट की प्राइस जरा बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनको भी अच्छा खासा मार्जिन तो मिलना चाहिए। इसके वजह से हमें फिजिकल स्टोर्स पे, ऑनलाइन स्टोर्स के मामले में ज्यादा प्राइस देखने को मिलते हैं। लेकिन ई कॉमर्स साइट पे ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स में भी होलसेलर्स वगैरह आते हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी में है, वो B2B बिजनेस मॉडल में है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। यानी अगर मैं कोई होलसेलर हूँ तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साइट पर जाता हूँ, ई कॉमर्स करता हूँ उनके साथ, और उस ई कॉमर्स साइट से मैं कुछ माल खरीदता हूँ, तो मैं बिजनेस के लिए माल खरीद रहा हूँ और मुझे भी आगे वो माल बेचना है। तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है, वो होलसेलर कोई मैन्युफैक्चरर से हुए तो। लेकिन फ्लिपकार्ट किसके ऊपर काम करता है, तो फ्लिपकार्ट B2C मॉडल के ऊपर काम करता है, यानी बिजनेस टू डायरेक्ट कंज्यूमर। तो ये जो भी अपना माल होते हैं वो बिजनेस से उठाते हैं, जैसे भी कस्टमर की डिमांड होती है। यानी मुझे किसी एक फॉर एग्जांपल XYZ ब्रांड का मुझे हेडफोन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट ऑर्डर डालते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के बाद उस बिजनेस से डायरेक्ट माल वो कैप्चर करते हैं, उस बिजनेस से माल उठाएंगे और वो उस कस्टमर को जाकर सेल करेंगे। तो ये B2C बिजनेस मॉडल में ही काम करता है। तो इससे इनके बहुत सारे खर्चे बचते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का खर्चा बचता है, उसके साथ होलसेलर्स का खर्चा बचता है, और वो जो भी मार्जिन उनको इधर ज्यादा फिजिकल स्टोर के सप्लाई चेन में मार्जिन ज्यादा पड़ता है, यानी हर एक फैक्टर्स जो भी इनमें इंक्लूड होते हैं इस सप्लाई चेन में, तो उनको ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है, तो उसकी प्राइस हाई हो जाती है। लेकिन अभी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे क्या होता है कि वो डायरेक्ट बिजनेस से लेकर कस्टमर को बेचते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक का और शिपिंग का खर्चा आता है, तो वो ज्यादा प्राइस नहीं लगाते। और फ्लिपकार्ट क्या करता है कि फ्लिपकार्ट डायरेक्ट तो माल बेचता ही है, साथ में जो भी प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन उनको मिलता है वो बहुत कम लेता है फ्लिपकार्ट। उसके बाद आज दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में भी इनके काफी सारे, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों के भी
सेम फेस्टिवल में ही इनके ऑफर्स चलते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट हर साल अमेजोन से ज्यादा रेवेन्यू सेल्स में जनरेट करता है। हमारा चौथा पॉइंट है मार्केट एंड मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग का गोल क्या रहता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, कि एक सही इंसान ढूंढो, उसको सही प्रोडक्ट दिखाओ और वो सही प्रोडक्ट वो खरीदेगा ही, क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट की नीड होती है। तो अभी ऑनलाइन ई कॉमर्स में कैसा है कि किसी भी तरीके से हमारा कस्टमर्स के साथ कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता है, यानी हम किसी भी कस्टमर्स के साथ फिजिकल किसी भी फोन के थ्रू हम उनसे बात नहीं करते हैं, या ईमेल के थ्रू भी हमारा कन्वर्सेशन उनके साथ नहीं चलता है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ उस पेज के लेआउट से, उस पेज के कलर से, उस पेज के डिजाइन से, और जो भी प्रोडक्ट हम उनको दिखा रहे हैं उस प्रोडक्ट के कुछ भी स्पेशलिटीज होती है, उस स्पेशलिटीज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमें उस कस्टमर को एंगेज करना होता है और कंज्यूमर को एक बेस्ट एक्सपीरियंस देना होता है। जब भी आप अपने कंज्यूमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देते हो तो कस्टमर अपने आप आपके पास खींचा आता है। तो फ्लिपकार्ट ने भी इसके ऊपर ही काम किया है। इनकी डिजिटल मार्केटिंग की टीम बहुत ब्रिलियंट बनाई हुई है, क्योंकि इनके डे टू डे अपडेट्स इनके फ्लिपकार्ट ऐप के लिए होगा, उसके साथ वो साइट के लिए होगा, तो वो लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ साइट में नया करते जाएंगे। इनको कुछ ज्यादा पेड सर्च की उनको जरूरत ही नहीं है, इनका एसईओ भी बहुत अच्छा है और इनका माउथ मार्केटिंग हुआ है। वो जो एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं वो तो होता ही है, लेकिन इनका माउथ मार्केटिंग बहुत ही अच्छा है। आज किसी को भी देख लीजिए, ये इंडियन ब्रांड है तो लोगों का साफ होगा कि लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है। तो माउथ मार्केटिंग इनकी ज्यादा है। मैं अगर किसी के पास जाता हूँ तो मैं बोलूंगा अरे फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट खरीदो, वहां पर बहुत ही कम प्राइस में अच्छा ब्रांड का प्रोडक्ट मिल रहा है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी है, ब्रांडेड प्रोडक्ट भी है, जो भी चाहिए आप कम प्राइस में वहां से ले सकते हो। तो ये हो गई माउथ मार्केटिंग का। माउथ मार्केटिंग के ऊपर इनका बहुत बड़ा फोकस रहा है। और जब तक की बात रही तो इनका टारगेट हमेशा ही टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी पर ज्यादा रहा है, क्योंकि उससे ऊपर के सिटी में तो अमेजोन भी डिलीवर करता है और अदर ब्रांड्स ई कॉमर्स साइट से वो भी वहां पर डिलीवर करते हैं। लेकिन ये जो फ्लिपकार्ट है वो टियर 1, टियर 2 सिटी में, और यहाँ तक कि वो रूरल एरिया में भी जाकर प्रोडक्ट डिलीवरी करने का सोच रहा है। और कुछ कुछ एरिया में इन्होंने शुरू भी किया है जहाँ पर लॉजिस्टिक सिस्टम अवेलेबल है। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का काम करते हैं। और ये इनका टारगेट फिक्स है। ये क्या करते हैं, अपने साइट पर जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनके साथ ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें अगर किसी प्रोडक्ट चाहिए, मानो मुझे हेडफोन खरीदना है या टी शर्ट खरीदना है, लेकिन ब्रांडेड अभी ब्रांड है, यानी ब्रांड की प्राइस तो हाई होती है हमेशा ही। तो ये फ्लिपकार्ट क्या करता है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी उसमें शामिल करता है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी वहां पर उनके साइट पर सेल करता है। तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए कि कम प्राइस में एक अच्छा टी शर्ट चाहिए, कम प्राइस में एक अच्छा कोई भी होगा, मैंने एग्जांपल के तौर पर टी शर्ट लिया, एक कम प्राइस में उसको एक अच्छे लेवल का प्रोडक्ट चाहिए। तो ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट वहां पर रखने से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को देख लेता है और उसको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मैंने कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट ही खरीदा है, तो वो ऐसा एक्सपीरियंस करने लगता है और उसको कम प्राइस में ज्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो वो उसके सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफकोर्स उसका इंक्रीज होता है। भारत में इनका एससीएम नेटवर्क इतना बड़ा स्ट्रांग है, एससीएम यानी सप्लाई मैनेजमेंट चेन। तो इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने भारत में खड़ा किया हुआ है कि जो किसी भी नए ब्रांड को आकर वो नेटवर्क तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने अपने कंज्यूमर्स के साथ ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड कर ली है और इनके कंज्यूमर्स इनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई भी होते हैं। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, यानी लास्ट पॉइंट है, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हमारा सक्सेसफुल कब होता है कि जब हम अपने कंज्यूमर्स के साथ ट्रस्ट और लॉयल्टी एक खड़ी कर ले। एक अच्छा ट्रस्ट जब हमारे कस्टमर्स के साथ हमारा बन जाता है, एक अच्छा रिलेशन कस्टमर और बिजनेस के बीच में अगर बनता है, तो वो बिजनेस अच्छा खासा सक्सेसफुल होता है उस बिजनेस में। तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया है कि इन्होंने अपने कंज्यूमर्स के साथ ट्रस्ट और रॉयल्टी बिल्ड की। हमारे भारत में आज भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से कुछ बहुत हिचकिचाते हैं,
क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारा कभी पैसा ही गायब ना हो जाए या फिर हमें अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट ही ना मिल सके। तो इस स्कैम्स को इन्होंने अवॉइड करने के लिए और इस फियर को इन्होंने भगाने के लिए फ्लिपकार्ट ने 2010 में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हमारे कस्टमर्स को दिया था, उनके कस्टमर्स को दिया था, ताकि देखिए हमारे भारतीय लोगों की आदत क्या है या फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे, उसके बाद हम बाय करेंगे। ये हमारे लोगों का माइंडसेट है। तो इसके ऊपर इन्होंने 2010 के ही अराउंड ईयर्स में 2011-12 में 2010 में उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट की, 2011 में इन्होंने कैश ऑन कार्ड स्टार्ट किया और 2011 में ही इन्होंने 30 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की। तो इसके वजह से ये कंज्यूमर्स के साथ ज्यादा एंगेज हुए, कंज्यूमर्स को इनके ऊपर ट्रस्ट होने लगा। तो देखिए किसी भी बिजनेस में उसकी सप्लाई मैनेजमेंट चेन कैसी है, उसका ट्रस्ट लॉयल्टी अपने कंज्यूमर्स के साथ कैसा है, वो अपने कंज्यूमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर्स बिजनेस के सक्सेसफुल होने में आती है। तो इन सारे फैक्टर्स का आप ध्यान रखिए कि अपने कंज्यूमर्स तक सिर्फ और सिर्फ अच्छा एक्सपीरियंस पहुंचना चाहिए, या फिर आपकी पॉजिटिव जो मार्केटिंग होनी चाहिए थी वो नेगेटिव मार्केटिंग में बदल जाएगी और लोग आपके ब्रांड को फैलने नहीं देंगे। क्योंकि हमारा ब्रांड क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, वो टोटली लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर लोग हमारे ब्रांड के साथ, हमारे बिजनेस के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वही हमारे सेल्स बढ़ेंगे, तो ये लोग हमसे माल खरीदेंगे, तो ही हम उनको माल भी बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और अगर जहाँ पर हमें उनके साथ पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करना था, अगर हमने नेगेटिव रिलेशन अगर उनके साथ बिल्ड कर लेते हैं तो हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं हो सकता है। इसके लिए ये बात हमेशा ही ध्यान में रखिए कि हमारा सप्लाई मैनेजमेंट चेन अच्छा होना चाहिए, कंज्यूमर्स के साथ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, ये तो दो फैक्टर्स ऐसे हैं, इस दो वर्ड्स के ऊपर ही कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी इतनी बढ़िया बना लीजिए अपने कस्टमर्स के साथ, अपने कंज्यूमर्स के साथ, कि अपने कंज्यूमर्स को बहुत कंफर्टेबल फील हो आपके साथ, वो आपके साथ हर वक्त एंगेज रहे। फ्लिपकार्ट की और एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने मार्केटिंग के कैंपेन में क्या किया है कि प्रोडक्ट को या किसी भी पीपल्स को रीटारगेट और रीमार्केट, क्या किया है, रीटारगेट और रीमार्केट। रीटारगेट यानी क्या, जब भी हम किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद हम उसमें लॉग इन करते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस उनके पास जाता है, हमारा मोबाइल नंबर उनके पास जाता है, हमारा एड्रेस उनके पास जाता है। तो इन्होंने रीटारगेट कैसा किया है कि कंज्यूमर्स को कुछ भी प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं और ऐड टू कार्ट कर लेते हैं तो उनको पता चलता है कि इस कंज्यूमर्स का, इस कस्टमर्स का इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, तो ये इसको खरीदना चाहता है। तो वो जब भी कुछ नया लॉन्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ईमेल भेजते रहेंगे, आपको फोन के ऊपर ऑफर्स के बारे में फोन कॉल्स आते रहेंगे, फोन के ऊपर एसएमएस आते रहेंगे, फोन उनको ऑफर्स से रिलेटेड। यानी इन्होंने क्या किया, कंज्यूमर्स को रीटारगेट किया। और रीमार्केट प्रोडक्ट को कैसे किया कि जो भी ईमेल्स वगैरह भेजते हैं उनमें वो उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट की लिंक देते हैं और उस लिंक के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हो। तो यानी उन्होंने अपने कंज्यूमर्स को रिटारगेट किया और उस प्रोडक्ट को रीमार्केट भी किया। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि जब भी हम नया कुछ वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।